आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन के सुधारों के बारे में। सुधारों में सबसे पहले सुधार है आर्थिक सुधार। नेपोलियन के द्वारा आर्थिक सुधार के तहत वर्ष 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई थी। कालाबाजारी व सट्टे पर रोक लगा दी गई थी। नमक, तंबाकू व शराब पर कर बढ़ा दिया गया था। नेपोलियन ने विभिन्न विभागों का गठन किया। इन विभागों का विभाजन उप विभाग में किया। इन उप विभागों को एरोंडिजमेंट नाम दिया गया। विभाग का उप विभाजन किया गया उप विभाजन में, और उप विभागों का नाम दिया गया क्या? एरोंडिजमेंट। ठीक है। आगे प्रांतों में प्रीफेक्ट व सब प्रीफेक्ट नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनकी नियुक्ति काउंसिल के द्वारा की जाती थी। प्रांतों में कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए? प्रीफेक्ट व सब प्रीफेक्ट नामक अधिकारी नियुक्त किए गए, और जिनकी नियुक्ति के लिए क्या नियुक्त की जाती थी? काउंसिल के द्वारा नियुक्त की जाती थी जिनकी नियुक्ति। कोकोदी या कॉनकॉर्ड समझौता 1801 ईस्वी में हुआ था। कोकोदी या कॉनकॉर्ड समझौता। नेपोलियन ने पोप पायस 7 के साथ 1801 में यह समझौता किया। इसके तहत कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया। तो ये समझौता कोकोदी या कॉनकॉर्ड समझौता किस किस के बीच हुआ था? नेपोलियन व पोप पायस 7 के साथ। कब हुआ था? 1801 ईस्वी में हुआ था। चर्च को राज्य के नियंत्रण में ला दिया गया। पादरियों को वेतनभोगी बना दिया गया। संविधान के प्रति सम्मान की भावना रखने पर ही धर्म अधिकारियों को जेल से मुक्त कर दिया गया। नेपोलियन ने चर्च संबंधी 77 नियम दिए। उसे ऑर्गेनिकल आर्टिकल कहा गया। नेपोलियन ने जो चर्च संबंधी जो 77 नियम दिए थे उन्हें क्या कहा गया? ऑर्गेनिकल आर्टिकल। नेपोलियन ने धर्म का उपयोग सत्ता को बचाने के लिए किया और कहा कि मैं मिस्र में मुसलमान हूँ, फ्रांस में कैथोलिक। विधि या कानून। नेपोलियन ने संयुक्त परिवार प्रथा में पिता को प्रमुख स्थान दिया। महिलाओं को पुरुष के नियंत्रण में रखा। कानूनों को क्रमबद्ध करते हुए नेपोलियन कोड लागू किया। संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता प्रदान की। किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया। नेपोलियन ने श्रमिक वर्ग की अपेक्षा पूंजीपति वर्ग को ज़्यादा संरक्षण दिया। नेपोलियन ने श्रमिक वर्ग की अपेक्षा किसको ज़्यादा संरक्षण दिया? पूंजीपति वर्ग को। पादरियों के प्रभाव को कम करने के लिए नेपोलियन के लिए सिविल मैरिज और तलाक को मान्यता प्रदान की। फ्रांस के लिए कानूनों का निर्माण करने के कारण ही नेपोलियन को द्वितीय जस्टिनियन, नेपोलियन को क्या कहते हैं? द्वितीय जस्टिनियन भी कहते हैं। द्वितीय जस्टिनियन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने बहुत सारे सुधार किए थे, बहुत सारे कानूनों का निर्माण किया था, इसलिए द्वितीय जस्टिशियन कहते हैं इसको। नेपोलियन द्वारा शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन का मानना था कि क्रांति के पीछे बौद्धिक वर्ग का ही हाथ है, इसलिए नेपोलियन शिक्षकों की नियुक्ति स्वयं की। नेपोलियन ने शिक्षकों की नियुक्ति क्या की? खुद के द्वारा की गई थी। शिक्षा को 3 भागों में बांट दिया गया था। उसमें थी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा। पाठ्यक्रम में अनुशासन के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया। माध्यमिक स्तर पर लाइसीज नामक विद्यालयों का गठन किया गया। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश की सेवा की उन्हें लीजन ऑफ ऑनर दिए जाने की घोषणा की।
ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी भी रूप में देश की सेवा की, इन्होंने कौन सा अवार्ड दिए जाने की घोषणा की? लीजन ऑफ द ऑनर। नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट के रूप में 1802 में नेपोलियन ने अपने लिए आजीवन कौंसिल का पद प्राप्त कर लिया। 1804 में पेरिस के नेत्रोदानी गिरजाघर में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का शासक घोषित कर दिया गया। कौन सा गिरजाघर था? नेत्रोदानी। और इस समय नेपोलियन ने कहा था कि मैंने फ्रांस का मुकुट धूल में पाया और तलवार की नोक पर मैंने इसे प्राप्त किया। काल्विन के अनुसार नेपोलियन का साम्राज्य युद्ध में ही पनपा था और युद्ध में ही नेपोलियन के अस्तित्व का आधार बना और युद्ध में ही नेपोलियन का अंत हुआ। ये शब्द किसने कहा? काल्विन ने कहा था ये बात। अब आते हैं, अब देखते हैं कि ये क्या होता है बेल्ट पॉलिटिक्स। बेल्ट पॉलिटिक क्या होता है? बेल्ट पॉलिटिक का इस नीति से तात्पर्य विश्व प्रभुत्व या सर्वनाश। बेल्ट पॉलिटिक इससे क्या तात्पर्य है? विश्व प्रभुत्व या सर्वनाश। नेपोलियन के बाद प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मन सम्राट विलियम केसर ने भी इसी नीति का पालन किया था। नेपोलियन ने कौन सी नीति का पालन किया था? सबसे पहले बेल्ट पॉलिटिक नीति का उपयोग किया था नेपोलियन के द्वारा। और नेपोलियन के बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सम्राट विलियम केसर ने भी इसी नीति का पालन किया था। अब आते हैं नेपोलियन के युद्धों के बारे में बात करते हैं। और पहला युद्ध है नेपोलियन का उल्म का युद्ध 20 अक्टूबर 1805। कौन सा युद्ध? उल्म का युद्ध 20 अक्टूबर 1805। नेपोलियन ने इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। उल्म के युद्ध में नेपोलियन ने किसको पराजित किया? ऑस्ट्रिया को पराजित किया। कब हुआ था ये युद्ध? 20 अक्टूबर 1805 में। राजा बनने के बाद सर्वप्रथम पराजित किया था। ठीक है। अब दूसरे युद्ध की बात करते हैं अपन, ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। नेपोलियन ने इस युद्ध में इंग्लैंड के नौसेना नायक नेल्सन को पराजित किया। तो ये ट्राफलगर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? नेपोलियन व इंग्लैंड के सेनानायक नेल्सन के मध्य हुआ था और इसमें नेपोलियन ने नेल्सन को पराजित कर दिया था। नेल्सन पराजित होने के बावजूद भी इस युद्ध में नेपोलियन ही पराजित हुआ। नेल्सन पराजित होने के बावजूद भी इस युद्ध में नेपोलियन ही पराजित हुआ क्योंकि इंग्लैंड की नौसेना सर्वश्रेष्ठ थी। ट्राफलगर के युद्ध के बाद नेपोलियन ने इंग्लैंड को समुद्र में पराजित करने की योजना का त्याग कर दिया। अब दूसरी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिज के युद्ध की बात करते हैं जो हुआ था 2 दिसंबर 1805 में हुआ था। कौन सा युद्ध? ऑस्ट्रेलिज का युद्ध। कब हुआ था ये युद्ध? 2 दिसंबर 1805 को हुआ था। दिसंबर 1805 को हुआ था ऑस्ट्रेलिज का युद्ध। नेपोलियन ने इस युद्ध में ऑस्ट्रिया व प्रशा की संयुक्त सेना को पराजित किया। तो ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? नेपोलियन एक साइड था और ऑस्ट्रिया व प्रशा की संयुक्त सेना एक साइड थी। और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो इस युद्ध में नेपोलियन की विजय हुई थी। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया व प्रशा की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिज के युद्ध के बाद प्रेसबर्ग की संधि की। तो ऑस्ट्रेलिज के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? प्रेसबर्ग की संधि हुई थी। नेपोलियन ने 16 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राइन संघ या जर्मन संघ का निर्माण किया। इस संघ का नेपोलियन संरक्षक बन गया।
अब नेपोलियन राजाओं का निर्माता कहा जाने लगा। ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस ने रोमन सम्राट का पद त्याग दिया। अब अगले युद्ध की बात करते हैं अपन। जेनावे ऑरस्टेड का युद्ध 14 अक्टूबर 1806। जेनावे ऑरस्टेड का युद्ध। नेपोलियन के द्वारा राइन संघ का निर्माण करने के बाद प्रशा व फ्रांस के मध्य ये युद्ध लड़े गए। प्रशा राइन संघ के क्षेत्रों को अपने क्षेत्र मानता था। इस युद्ध में प्रशा पराजित हुआ, अतः फ्रांस ने प्रशा के साथ राइन की संधि की। अगला युद्ध है फ्रीडलैंड का युद्ध 1807। फ्रीडलैंड का युद्ध 1807। इस युद्ध में नेपोलियन ने रूस को पराजित किया और टिलसिट की संधि की। कौन सी संधि की? टिलसिट की संधि की। टिलसिट की संधि की। इस युद्ध की फ्रीडलैंड का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो यह युद्ध 1807 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन व रूस के मध्य हुआ था और नेपोलियन ने इस युद्ध में रूस को पराजित किया था और इस युद्ध के बाद हुई थी संधि टिलसिट की संधि। टिलसिट की संधि के माध्यम से रूस ने राइन संघ को मान्यता दे दी गई। जुलाई 1807 की बात है और यह भी विश्वास दिलाया कि रूस इंग्लैंड के साथ किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा। तो फिर फ्रीडलैंड का युद्ध कब हुआ था? 1807 ईस्वी में हुआ था और इसके बाद सबसे मोस्ट है कि संधि कौन सी हुई थी? टिलसिट की संधि हुई थी। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था रूस और नेपोलियन के बीच। अब अगली बात करते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में। कॉन्टिनेंटल सिस्टम सन 1806। इस व्यवस्था को महाद्वीपीय युद्ध 1806 से 1815 के रूप में देखा गया, क्योंकि महाद्वीपीय युद्ध का प्रमुख कारण नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के तहत नेपोलियन ने इंग्लैंड का अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया गया। 1806 में बर्लिन आदेश व 1807 में वर्सा आदेश के तहत इंग्लैंड का यूरोपीय देशों के साथ व्यवहार अवैध घोषित कर दिया गया। इंग्लैंड ने इसका जवाब देते हुए जनवरी 1807 में ऑर्डर काउंसिल नामक आदेश जारी किया। इसके तहत नेपोलियन व उसके साथी देशों के व्यापारियों को नष्ट कर दिया। इंग्लैंड को पराजित करने के लिए बनाई गई यह महाद्वीपीय योजना व्यवहारिक नहीं थी। नेपोलियन के दबाव के कारण यूरोपीय देशों ने इस व्यवस्था को माना था। नेपोलियन के द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए 1807 में पुर्तगाल पर आक्रमण कर दिया था। प्रायद्वीपीय युद्ध 1808 से 1814। तो प्रायद्वीपीय युद्ध 1808 से 1814। नेपोलियन अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था को सफल बनाना चाहता था और स्पेन के बूर्बो वंश को समाप्त करना चाहता था। स्पेन का कौन सा वंश था? बूर्बो वंश। इसको क्या करना चाहता था? नेपोलियन समाप्त करना चाहता था। हालांकि स्पेन ने लगभग हर युद्ध में फ्रांस की सहायता की थी, परंतु फिर भी नेपोलियन ने स्पेन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया था। स्पेन के बूर्बो वंश के शासक चार्ल्स फोर्थ का शासन था। स्पेन में बूर्बो वंश के शासक चार्ल्स फोर्थ का शासन था। नेपोलियन ने चार्ल्स फोर्थ के साथ अपने भाई जोसेफ को यहाँ का शासक बना दिया। तो नेपोलियन ने स्पेन का शासक किसको बना दिया? खुद के भाई जोसेफ को बना दिया, जिसे स्पेन के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अब वो तो फ्रांस का था, तो स्पेन के लोग कैसे स्वीकार करेंगे? इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ स्पेन को सैनिक सहायता दी। इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ स्पेन को सैनिक सहायता दी।
1812 में विक्टोरिया व सैलामंका का युद्ध लड़ा गया। 1812 में विक्टोरिया व सैलामंका का युद्ध लड़ा गया, जिसमें इंग्लैंड के वेलिंगटन ने स्पेन में फ्रांस की सेना को पराजित किया। नेपोलियन ने स्पेन के युद्ध को नासूर की संज्ञा दी। नेपोलियन ने स्पेन के युद्ध को नासूर की संज्ञा दी। ग्रांट व टेम्परलेन ने कहा, स्पेन के युद्ध नेपोलियन के लिए कैंसर के समान था, जिसने नेपोलियन की शक्ति को चूस लिया। ग्रांट व टेम्परलेन किसने कहा था? ग्रांट व टेम्परलेन ने कहा था। और क्या कहा था कि स्पेन का युद्ध नेपोलियन के लिए कैंसर के समान था, जिसने नेपोलियन की शक्ति को चूस लिया था। नेपोलियन का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध 1809। जून 1809 में नेपोलियन ने वेग्राम के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया और ऑस्ट्रिया के साथ वियना की संधि संपन्न की। जून 1809 में नेपोलियन ने वेग्राम के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया और ऑस्ट्रिया के साथ वियना की संधि संपन्न की। अब सब देखते हैं वियना की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। नेपोलियन का मॉस्को अभियान 1812। नेपोलियन ने रूस के साथ सितंबर 1812 में बोरोडिनो का युद्ध लड़ा। सितंबर 1812 में नेपोलियन रूस के साथ कौन सा युद्ध लड़ा? बोरोडिनो का युद्ध। रूस का सम्राट अलेक्जेंडर नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का विरोध करने लगा था, अतः नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया। टोल्स्टॉय की पुस्तक वार एंड पीस, वे इम्पोर्टेंट है। टोल्स्टॉय की पुस्तक कौन सी है? वार एंड पीस से नेपोलियन के इस अभियान की जानकारी मिलती है। तो नेपोलियन के मॉस्को अभियान की जानकारी किससे मिलती है? टोल्स्टॉय की पुस्तक कौन सी? वार एंड पीस। इस अभियान में नेपोलियन के 6 लाख सैनिकों में से 1 लाख सैनिक ही जीवित बचे। मतलब इस अभियान में नेपोलियन के 5 लाख सैनिक मारे गए। 6 लाख गए थे, उनमें से 1 लाख के जीवित बचे थे। टोल्स्टॉय की पुस्तक किंगडम ऑफ गॉड इज विथ यू का प्रभाव गांधी जी पर था। टोल्स्टॉय की कौन सी पुस्तक थी? किंगडम ऑफ द गॉड इज विथ यू। इसका प्रभाव किस पे था? अपने गांधी जी पे था। फिशर ने लिखा है कि मॉस्को अभियान 2 राष्ट्रों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा व एक महान धार्मिक जाति की राष्ट्रीय भावना के मध्य संघर्ष था। लिपचिंग का युद्ध, या फिर इसे कहते हैं राष्ट्रों का युद्ध। लिपचिंग का युद्ध या फिर इसे कहते हैं राष्ट्रों का युद्ध। और ये कब से कब तक हुआ था? 6 अक्टूबर 1813 से 19 अक्टूबर 1813। 6 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 1813 का मध्य लड़ा गया था। इंग्लैंड, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया व डेनमार्क जैसे देशों ने नेपोलियन के खिलाफ एक संघ का निर्माण किया था, जिसे मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। इस संघ का उद्देश्य नेपोलियन को अंतिम रूप से पराजित करना था। नेपोलियन के द्वारा 1813 में ड्रेसडन के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। ड्रेसडन के युद्ध के बाद लिपचिंग के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ। ड्रेसडन के युद्ध के बाद लिपचिंग के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन की सैन्य शक्ति नष्ट हो गई थी। अब देखते हैं सामने की संधि मार्च 1814। मित्र राष्ट्रों द्वारा आपस में कौन सी संधि की गई थी? सामने की संधि। कब की गई थी? 1814 ईस्वी में की गई थी। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? इंग्लैंड, प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस व डेनमार्क थे। संधि का उद्देश्य था महाद्वीपीय व्यवस्था को समाप्त करना। सामने की संधि कब हुई थी? मार्च 1814 में हुई थी। किनके मध्य हुई थी? मित्र राष्ट्रों के द्वारा संपन्न की गई थी। मित्र राष्ट्रों ने की थी आपस में। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? इंग्लैंड, प्रसा, ऑस्ट्रिया,
रूस व डेनमार्क। तो ये क्यों की गई थी संधि? महाद्वीपीय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। आपको पता ही महाद्वीपीय व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? नेपोलियन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। उसके बाद अपन बात करते हैं लाओ का युद्ध, मार्च 1814। इस युद्ध में मित्र देशों ने नेपोलियन को पराजित किया। 1814 में नेपोलियन के साथ फाउंटेनव्यू की संधि की गई। 1814 में नेपोलियन के साथ कौन सी संधि की गई थी? मित्र राष्ट्रों के द्वारा फाउंटेनव्यू की संधि की गई थी, जिसके तहत नेपोलियन को सत्ता से हटा दिया गया और नेपोलियन को भूमध्य सागर स्थित एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया। फिर वापस होता है जून 1815। जून 1815 में कौन सा युद्ध होता है? वाटरलू का युद्ध। एल्बा से निकलकर नेपोलियन एक बार फिर फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों से समझौता करना चाहा, परंतु यूरोपीय देशों की सेना ने नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी के निकट, ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की राजधानी है, उसके निकट पराजित कर दिया नेपोलियन को वापस। नेपोलियन ने 15 जुलाई 1815 को अंग्रेज नौसैन्य अधिकारी मैटलैंड के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन को यहाँ से इंग्लैंड ले जाया गया और इंग्लैंड से अटलांटिक सागर में स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। 1821 नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। 1821 में क्या हो गया? नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। वियना सम्मेलन 1814-15 में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया की सर्वोच्चता सिद्ध करना व फ्रांस को नेपोलियन से पहले की स्थिति में लाना था। तो नेपोलियन वाला अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे।